नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत है एक मुलाकात में। हालांकि ये सिलसिला थोड़े दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन आपका पसंदीदा कार्यक्रम एमडीपी न्यूज़ 24 का पसंदीदा कार्यक्रम एक बार फिर आपके बीच हाजिर है एक मुलाकात को लेकर। और आज हम पहुंचे हैं मधुपुर के भिड़वा मोहल्ले में और हमारे साथ जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हैं रेड कारपेट स्कूल के डायरेक्टर और अभी वर्तमान में नवनियुक्त भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रेहान रजा जी। रेहान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमडीपी न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी संजय जी। धन्यवाद। रेहान जी, जब जैसे ही आपको पद मिला झारखंड में प्रदेश उपाध्यक्ष का अल्पसंख्यक मोर्चा का, तो चर्चाएं कहीं ना कहीं बाजार में गर्म हो गई कि एक अच्छा पद मधुपुर के लोग को दिया गया। तो सबसे पहले रेहान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताएं, क्योंकि आप प्रारंभ से एक स्कूल से जुड़े रहे, आपका अपना स्कूल जिसमें आप डायरेक्टर भी हैं, संचालक, लेकिन उसके बाद आपका राजनीतिक सफ़र, तो उसके बारे में आपसे ही मैं जानना चाहूँ कि राजनीतिक सफ़र आपका कैसा रहा और अभी तक के बारे में थोड़ा उसको विस्तार से बताएं, लोग भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। संजय जी, मेरा राजनीतिक सफ़र यूँ तो कह लीजिए कि कॉलेज लाइफ से ही शुरू हो गया था। जब मैं कॉलेज में था और जब मैंने एमबीए किया तो वहाँ भी मैंने सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था और वहाँ भी मेरी जीत हुई थी। अब रहा सवाल कि मैं 2001 में स्कूल को रेड कारपेट स्कूल के नाम से स्कूल को चालू किया और जब स्कूल हमने खोला था उस समय मेरे मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि हमारे मोहल्ले और अगल बगल जितने भी दलित और मुस्लिम के गरीब बच्चे हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमने यही सोच के ये स्कूल को स्टार्ट किया कि जितने भी गरीब बच्चे हो, चाहे वो दलित के हो, मुस्लिम के हो या किसी भी समुदाय के बच्चे हो, उनको एक इंग्लिश मीडियम का प्लेटफॉर्म दिया जाए। और आज में हमारा स्कूल एक एफिलिएटेड स्कूल है और सभी बच्चे को एक अच्छी तालीम मिल रही है इंग्लिश मीडियम स्कूल में और उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। रहा सवाल मेरे राजनीतिक करियर का, तो सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा। ये आप कब जुड़े आप बहनों से? ये बहुजन समाज पार्टी में मैं लगभग 2004-5 से जुड़ा। 4-5 की बात है जी, 2004-5 में जुड़ा और वहाँ भी मेरा जुड़ने का मकसद था कि जितने दलित भाई हैं और जो मुस्लिम भाई हैं जो पढ़ाई लिखाई से और रोजगार से वंचित हैं, उनके उत्थान के लिए हम कुछ कर पाएँ और लगातार प्रयास करते रहें। इस बीच मुझे ये एहसास हुआ कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ के मैं जो काम कर रहा हूँ उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर मैं भाजपा के साथ जुड़ूँ। उसी बीच में नरेंद्र भाई मोदी जी की बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनका कहना था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये कर दिखाया और उसी उद्देश्य से भाजपा की नीति के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अपने लोगों का प्रयास है कि अपने लोगों को उस ऊंचाई तक ले। भाजपा में आपका राजनीतिक सफ़र लगभग 2006-7 से या लगभग 2006-7 से बिल्कुल प्रारंभ। तो इसके पहले अभी आपको जैसे ये मिला है कार्यभार मिला है कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष का, इसके पहले आप? इससे पहले मैं अल्पसंख्यक जिला समिति में था, फिर मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा और अभी मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का नियुक्त किया गया, उपाध्यक्ष बनाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया।
रेहान जी, ऐसा देखा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा भाजपा से परहेज करते हैं, जी जी, अक्सर देखा जाता है। लेकिन फिर भी आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से होते हो, आपने भाजपा का दामन थामना उचित समझा, जबकि पार्टियां और भी राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की है, कांग्रेस थी जी, आपने भाजपा का दामन क्यों थामा? देखिए संजय जी, बात यह है कि आज 70 साल लगभग हो गए देश को आज़ाद हुए, और आज तक जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हो, आप देखिए कि 70 सालों में मुसलमानों का स्थिति बद से बदतर होता चला गया। मतलब लोगों ने तो ये कह सकते हैं ना कि जो भी पार्टियां रही, चाहे जो भी पार्टियों ने राज किया, तो वो सिर्फ मतलब राजनीति के लिए प्रयोग की, अल्पसंख्यकों सिर्फ राजनीतिक प्रयोग किया गया, मुसलमानों को यूज किया गया और सिर्फ मुसलमानों का शोषण किया गया, मैंने वोट बैंक बनाकर वोट बैंक बनाकर। आज 70 सालों में मुसलमानों का स्थिति बद से बदतर होता चला गया। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी को कई बार चिट्ठी लिखा गया, लेकिन उस चिट्ठी का कभी भी उन्होंने उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के रीजन में आई, कांग्रेस ने ही बनाया, उसके बाद भी किसी भी मुसलमानों का उस तरक्की में या उसके ऊपर कोई सुधार का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नहीं, सही बात। तो क्या इसके लिए भाजपा जिम्मेदार तो नहीं है? नहीं, जब आज भाजपा को आए लगभग 6-7 साल हो गए। इधर जो बन रहा है मतलब जब सत्ता में जब सत्ता में आई, पूर्ण रूप से जब आई कांग्रेस और उसकी अन्य पार्टियों जो सहयोगी पार्टियां हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों को डराने का काम किया कि भाजपा आ जाएगी तो आपको पाकिस्तान भेज देगा, आपको बांग्लादेश भेज देगा। आज आप देखिए, जब से मोदी जी आए हैं और उनका जो कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विश्वास, तो आज जितना भी सिलेंडर बटा, रोड बने, शौचालय बने, तो क्या कोई ये बता सकता है कि उन्होंने किसी भी काम में ये भेदभाव किया हो कि ये मुसलमान है, इसको गैस सिलेंडर नहीं मिलना है, ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं या दलित समुदाय से आते हैं, इनको शौचालय नहीं मिलना है? ऐसा नहीं किया। पीएम आवास मिला है। और अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नीतियां भारत सरकार की है, मोदी सरकार ने जो नीतियां बनाई है, उसका लाभ अगर सबसे ज्यादा किसी ने लिया है तो वो दलित और मुस्लिम समाज के लोगों ने ही लिया है। सही कहा आपने। अब एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करूंगा रेहान जी। इस बार उपचुनाव में खास करके देखा जा रहा है, जो ये सीट रिक्त हुई है हाजी साहब के डेथ के बाद, तो स्थानीय का एक मुद्दा उठा है कि स्थानीय लोग होने चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। बहुत से स्थानीय उम्मीदवार अपनी अपनी पकड़ भी बनाना चाह रहे, लोग प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, यदि भाजपा आपको या किसी अल्पसंख्यक समुदाय से किसी को टिकट देती है, या माना कि आपको ही टिकट दे देती है, तो क्या लगता है आपको कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट आपको मिलेगा या फिर सभी समुदाय का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा एक बहुत ही सिस्टमेटिक पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का डिसीजन लेती है। और ये जो भी डिसीजन होता है वो प्रखंड लेवल से जा कर के प्रदेश लेवल या राष्ट्र लेवल में इसका डिसीजन होता है, लेकिन ये डिसीजन प्रखंड लेवल से होते हुए ही जाता है। और जहाँ तक हमारे शीर्ष नेताओं का सवाल है, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उनका जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, हम कार्यकर्ता उस कैंडिडेट को जिताने के लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो। अगर शीर्ष नेता लोग अगर वो कैंडिडेट को हमारे बीच भेज रहे हैं तो वो कुछ सोच के ही भेजते होंगे। उनका जो निर्णय है आपका, उनका निर्णय हमारा मान का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। और इस बार उपचुनाव में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा का ही कैंडिडेट भारी मतों से विजयी होगा। मतलब भाजपा में ऐसा हुआ है कि मतलब उपचुनाव को लेकर यदि आपने बातें की है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हाजी साहब के मृत्यु के बाद एक सहानुभूति भी होता, अक्सर देखा जाता है, कहीं भी ऐसा होता है। तो आपको क्या लगता है कि
अभी तो घोषणा नहीं की है एनडीए ने, माफ़ कीजिएगा यूपीए ने, महागठबंधन ने घोषणा नहीं की, लेकिन लोग समझ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हाँ हाई साहब के पुत्र ही मतलब उम्मीदवार होंगे। तो क्या लगता है कि सहानुभूति वोट उनको मिलेगा? और जिस तरह हाई साहब को प्यार दिया था जनता ने, क्या आपको लगता है या फिर भाजपा की तय है जीत इस बार? देखिए, जहाँ तक हाजी साहब का सवाल है तो खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, और वो एक अच्छे इंसान थे। अब रहा सवाल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की जो बात है, तो आज के डेट में जब से 1 साल हो गया हेमंत सरकार को बने हुए, और जितना भी वादा हेमंत सरकार ने किया, चाहे वो नौकरी का वादा हो, चाहे बिजली का वादा हो, या पारा शिक्षकों को नियुक्ति का वादा हो, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अल्पसंख्यकों के जहाँ तक बात है, तो आज तक ना उसने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, ना हज कमेटी का गठन किया, ना वक्फ बोर्ड का गठन किया, किसी भी आयोग का उन्होंने गठन नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? तो ये बिजली की जहां तक बात किया था उन्होंने कि 200 किसानों को भी ऋण माफ करने की बात हुई थी, 2 लाख बिजली कटौती, बिजली की 100 यूनिट माफ करने की बात हुई थी। आज देखिए हर जगह गरीब लोग एक तो लॉकडाउन से परेशान है, उनके घर में खाने का ठिकाना नहीं है, और अभी ये हेमंत सरकार बिजली उनको माफ़ी तो दूर की बात है, रियायत देना तो दूर की बात है, उनका बिजली काट दे रहा है। अब काम वो कहाँ से बड़े बड़े फाइन, उस पर तो फाइन भी ठोका जा रहा है। अब ये जो स्थिति है, इतना स्थिति होने के बाद क्या आपको लगता है कि गरीब लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। स्थानीय समस्या तो रहती ही है, और यदि खास करके यदि इस तरह की बात, और वो भी इधर देखा गया कि किसी को 25,000, किसी को 26,000 फाइन बिजली, कई तरह का फाइन, कई तरह का प्रॉब्लम ये हेमंत सरकार के द्वारा मने थोपा जा रहा है। ये तुगलकी राज कह लीजिए आप इसको। इस तरह से गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है, और इस परेशानी के बाबत इसका फलस्वरूप उन्हें मधुपुर विधानसभा में ही आगाज़ हो जाएगा कि जो उनका डिसीजन हुआ कितना गलत है, और यहीं से ये आगाज़ होगा कि हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब एक आपसे अहम सवाल रेहान जी, आपको अल्पसंख्यक का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है मोर्चा का, तो आपके मन में क्या चल रहा है कि अल्पसंख्यक के लिए आप क्या करना चाहते हैं, और ऐसा क्या उनके भलाई के लिए या क्या सोचेंगे आप? क्योंकि आज तक तो किसी ने सोचा नहीं। जी। लेकिन यदि आप देखिए, जब होता है कि अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति से मतलब इंटेलेक्चुअल बोले या बहुत ज़्यादा पढ़े लोग दूर हो गए हैं जी। ऐसा क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आया आज तक। और कहीं ना कहीं अच्छे लोग जब आएंगे तो कुछ अच्छा सोच लेकर आएंगे, और चूंकि आपका जो कार्यशैली है, आप जिस कार्य से जुड़े हैं, संचालक है विद्यालय के, तो अल्पसंख्यक के बारे में आपके दिमाग में क्या है, आपका दृष्टिकोण अपना बताइए अल्पसंख्यक के बारे में। देखिए संजय जी, मेरा दृष्टिकोण बहुत क्लियर है, और मेरा मकसद ही राजनीति में आना है कि एक आपसी मोहब्बत और सद्भाव बना रहे। खासकर मधुपुर में, आप भी यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, हम भी यहीं पैदा हुए, यहीं हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए बड़े हुए। हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, और मधुपुर की बात नहीं कह सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कह लीजिए कि हम सब आपस में बहुत इमोशनली अटैच हैं। एक माहौल ही अलग है दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में बहुत ही एक दूसरे से इमोशनल अटैच है। राजनीति में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम सभी समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय का किस तरह से विकास कर पाए। देखिए आज के डेट में सेंट्रल से कई ऐसे प्रावधान हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए भेजा जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो जो स्कीम है वो गांव तक नहीं पहुंच पाता, लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लाभ नहीं ले पाता, या तो कोई मुस्लिम समुदाय से कोई फ्रंट पे आ करके उसको लोगों के बीच में जानकारी देने की कमी हो जाती है। मेरा मकसद ये है, अगर पार्टी ने मुझे भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया है, मेरा सबसे पहला दायित्व ये है कि मैं भाजपा और सेंट्रल की नीतियों का, जो उसके अल्पसंख्यक और दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति जो उनका सोच है, ताकि वो उन तक पहुंचा सकूं, और हमारे समाज के लोग जो बहुत ही ज़्यादा वंचित है
हर चीज़ से, चाहे वो तालीम हो, चाहे कारोबार हो, बहुत सारे चीज़ से मुस्लिम समुदाय के लोग हमेशा वंचित रहे हैं। और दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ उसको वोट बैंक की राजनीति किया है कि हमको वोट मिल जाए। बाकी असल में होता क्या है कि और सब समुदाय के लोग करते क्या है, भाजपा को छोड़ के। आपने देखा होगा कि पुलाव जब बनता है संजय जी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्या होता है? तेजपत्ता। तो और सब पार्टियां क्या करती है कि ये जैसे चुनाव का समय आता है तो पुलाव बनाना शुरू करते हैं, और उसमें सुगंध के लिए और पुलाव अच्छा बने उसके लिए तेजपत्ता, तो मुसलमान को तेजपत्ता समझ के उसमें डाल देते हैं। और जब पुलाव बन करके तैयार होता है दस्तरखान पे, तो सबसे पहले किस चीज़ को निकाल के किनारे किया जाता है? तेजपत्ता को। तो ये दूसरी पार्टियां जो है मुसलमानों को सिर्फ तेजपत्ता समझती है। पुलाव बनाते समय, चुनाव के समय उसको डाल दो, महक और सत्ता में आ जाओ, और जैसे तैयार हुआ दस्तरखान पे लगाया, जब मुसलमानों को लाभ लेने का टाइम आया तो उस तेजपत्ते को निकाल के बाहर रख दो। यही हर बार सारी पार्टियों ने भाजपा को छोड़कर किया है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ एक बात कहती है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित की बात करती। क्या गलत बात करती है? सही बात है। अगर आपके घर में या घुसपैठी आ रहे हैं या आपके घर में आपको रोजगार की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा गलत बात है? इसलिए मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि अपने दिलों से किसी भी तरह का डर बाहर निकालिए। जो आपके पीठ में खंजर मारता है उससे आप सावधान रहिए, और अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कौन आपके हित में है, कौन आपके हित में नहीं है, ये आज के डेट में हर नौजवान ये जानता है, ये समझता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ना, आज इतने सालों से मुसलमानों का शोषण हो रहा, क्यों नहीं दूसरी पार्टियां ने उसका उपाय किया? क्यों नहीं किया बताइए? आज 4-5 साल से मोदी जी हैं, तो क्या मोदी जी ने मुसलमानों का हालत ये खराब कर दिया? नहीं। आज 70 साल से जो पार्टियां हिंदुस्तान में हुकूमत की है, उनके वजह से आज मुसलमानों का हालत ये हालात है। सही है। 70 साल यदि उनकी विकास की बात होती तो 70 साल में काफ़ी स्थितियां बदल सकती थी। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, और बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया आपने कि तेजपत्ता की तरह हम लोग प्रयोग करते हैं और राजनीतिक पार्टियों ने निकाल के फेंक दिए। बहुत अच्छा। और एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत ही मतलब होता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रनीति की बात करती है, और कहीं ना कहीं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक से भी जुड़ी है, उनके विचारधारा को कुछ ना कुछ फॉलो करती है, पूरी तो नहीं कि फॉलो करती है। आप भी उनकी पार्टियों में जाते होंगे, यदि बैठक होती है, कुछ भी होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पार्टी के लोग मतलब ना वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। तो रेहान जी अपने आप को कैसा महसूस करते हैं वहाँ? आपका एक असहज हो जाते हैं, या आपका अनुभव कैसा रहता है स्थिति में? बस अंतिम ये आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक वंदे मातरम और जय श्री राम की बात है, अगर कोई वंदे मातरम कह रहा है या जय श्री राम कह रहा है, तो इसमें मुझे असहज होने की कोई आवश्यकता नहीं। जय श्री राम कोई भी कह सकता है, हम भी कह सकते हैं। ये अपने अपने धर्म की बात है। मैं आपके धर्म की रिस्पेक्ट करूंगा, तभी तो आप हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आप। और जहां तक असहज होने की बात है, तो हम बचपन से जब से 3 साल 4 साल के थे, तभी से हम स्कूल जा रहे हैं, और उस स्कूल में हमारे सभी समुदाय के हमारे मित्र हैं। आज भी हम उनके किचन में बैठ के खाते हैं, वो हमारे, मुझे तो ये पता ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम क्या चीज़ होती है। सही बात है, सोच होनी चाहिए। आज आप यकीन जानिए कि मैं ये समझ ही नहीं पाता हूँ कि किस बात का प्रॉब्लम है, और ये कैसे इस तरह से बोला जाता है। रहा सवाल जय श्री राम और वंदे मातरम, ये अपने मन की बात है, अपने सोच की बात है। मुझे अच्छा लगता है वंदे मातरम बोलना, तो मैं बोलूँगा। दूसरे धर्म के लोग जय श्री राम बोलते हैं, बहुत, मैं राम जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो पुरुषोत्तम राम हैं, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, और इसमें कोई असहजता की कोई बात नहीं है। ये मुझे खुशी होती है, और अपने अपने धर्म को मानने की बात है। आप अपने धर्म, आप उनके धर्म की इज्जत कीजिए, वो आपके धर्म की इज्जत करे। यही तो हिंदुस्तान है। बिल्कुल। रेहान जी, अब एक मधुपुर की जनता के नाम एक संदेश आपकी तरफ से। मैं मधुपुर की जनता को
सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, आपसी सद्भाव बनाए रखें और क्या सही है क्या गलत है ये आप भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग आपसी मोहब्बत को जानते हैं और मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मधुपुर है जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जगह है और हम सब मिल के इसको मधुपुर को बचाए रखें और इसको इसी तरह आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। धन्यवाद रेहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद का। तो ये थे हमारे साथ रेहान रज़ा जी, बहुत ही अच्छी बातें कहें इन्होंने और बहुत ही खुले विचार के हैं। और होता है कि जो लोग शिक्षा से जुड़े होते हैं उनके विचार भी ऐसे ही होते हैं। तो फिर मिलेंगे जल्द ही आपके साथ किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।